Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of the evils और disadvantages of the business combination. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं या फिर इससे क्या क्या इवल्स क्रिएट होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपसे बिजनेस कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट, इसके कॉजेस और इसके एडवांटेजेस डिस्कस किए थे, और आज के लेक्चर में हम इसके डिसएडवांटेजेस या फिर इसकी इवल्स को डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर एसोसिएटेड विथ मोस्ट ऑफ द इवल्स ऑफ द बिग बिजनेस एंड मोनोपोली, यानी कि जब डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स कंबाइन होकर या फिर एक दूसरे के साथ में एसोसिएट होकर अपने बिजनेस को रन करती हैं तो इसके साथ में बहुत सारी इवल्स एसोसिएट हो जाती हैं, जैसा कि एक बिग बिजनेस के साथ में एसोसिएट होती हैं, और ये कभी कभी मोनोपोली की फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेती हैं और मोनोपोली की उन सारी इवल्स को भी फोकस करती हैं। क्या क्या है वो इवल्स? लेट अस हैव अ लुक। द फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन लीड टू मोनोपोली। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये, दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज और इवल्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन दैट इट लीड्स टू मोनोपोली। हालांकि ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जो कॉम्बिनेशन है वो मोनोपोली की तरफ मूव कर जाए, लेकिन क्या होता है कि जब बिजनेस सेपरेट वे में भी वर्क कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने एक एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं और उस एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए ये मोनोपोली की सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं। और फिर जो मोनोपोली की इवल्स हैं, मोनोपोली की इवल्स क्या है? जैसे एक मोनोपोलिस्ट फर्म मार्केट में अपनी कमोडिटी को उसी पर्टिकुलर प्राइस पर सेल करना चाहती है जिस प्राइस पर वो चाहती है, यानी कि वो चाहे तो ज़्यादा प्राइस पर सेल करे या वो चाहे तो कम प्राइस पर सेल करे, क्योंकि मोनोपोलिस्ट फर्म का टोटल कंट्रोल होता है मार्केट के ऊपर, और उस कंट्रोलिंग पावर की वजह से वो किसी भी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। क्वालिटी को बहुत ज़्यादा मैटर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, यानी कि उसे कुल मिला के कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है। वो केवल वही प्रोड्यूस करती है जो वो प्रोड्यूस करना चाहती है। इस तरह से मोनोपोली डिफरेंट टाइप की इवल्स को फोकस करती है। सप्लायर्स हैं इसके रॉ मटेरियल के, तो जो सप्लायर्स हैं उनको भी या उनके बेनिफिट के बारे में भी वो नहीं सोचती है, उनके इंटरेस्ट के बारे में भी नहीं सोचती है, क्योंकि वो सिंगल फर्म होती है और टोटल सप्लाई कंट्रोल में होने की वजह से वो रॉ मटेरियल की सप्लाई भी अपने कंट्रोल में रखती है। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन है वो मोनोपोली की सारी इवल्स को अपने आप में रखता है। दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। द सेकेंड वन इज द लीड्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है उसमें पावर का कंसंट्रेशन हो जाता है, यानी कि जब सारी फर्म्स मिलकर एक बिगेस्ट फर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी तो इसका मतलब जो टोटल कंट्रोल हो गया वो केवल कुछ ही पर्टिकुलर पर्सन्स के पास में रह गया, यानी कि जो टोटल पावर है वो फ्यू हैंड्स में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। ये इसका सेकेंड बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। थर्ड वन इज द लीड टू ओवर कैपिटलाइजेशन। The pooled resources may be misapplied at the cost of the concern। क्योंकि होता क्या है, जब सारी फर्म्स एक ही पर्टिकुलर बिजनेस पर फोकस करती है या अपने ऑपरेशंस को कंबाइन कर लेती है तो वहां पर रिसोर्सेज का क्या हो जाता है, पूलिंग हो जाती है, यानी कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, रिसोर्सेज इतने ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाते हैं कि इनको प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या करता है, ये ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, यानी कि आपके पास रिसोर्सेज हैं इतने ज्यादा क्वांटिटी में है कि आप उनको ऑप्टिमम वे में भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द अफेक्ट द जनरल एफिशिएंसी ऑफ द कंबाइंड कंसर्न। क्योंकि जब सारी फर्म्स मिलकर एक पर्टिकुलर लार्ज लेवल पर अपने ऑपरेशंस को फॉलो करती हैं तो कभी कभी इनका जो साइज है, जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है, वो इतना ज़्यादा लार्ज हो जाता है कि इनकी जनरल एफिशिएंसी पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इनकी एफिशिएंसी इससे अफेक्ट होती है और वो उस पर्टिकुलर एफिशिएंसी के साथ में वर्क नहीं कर पाती हैं जिस एफिशिएंसी के साथ में उन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि एक ऑप्टिमम साइज होना चाहिए। मैनेजमेंट
तभी अपने वर्क को एफिशिएंट वे में फॉलो कर सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज ऑप्टिमम हो। लेकिन अगर साइज ऑप्टिमम वे से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जो मैनेजमेंट की जनरल एफिशिएंसी है उस पर बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ेगा और आप कॉस्ट इफेक्टिव वे में अपने ऑपरेशंस को फॉलो नहीं कर पाओगे। आपकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी पर फर्क पड़ रहा है, एफिशिएंसी लगातार डिक्रीज होती चली जाती है। ओके, द फिफ्थ वन इज द सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन एनफोर्सिंग द कॉम्बिनेशन एग्रीमेंट विच में अफेक्ट देयर स्टेबिलिटी। कभी कभी क्या होता है, जो फर्म्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन होती हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है और एग्रीमेंट को फॉलो करते समय कभी कभी ऐसा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है जब उनके बीच में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सहमति नहीं बन पाती है। दे आर नॉट एग्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक साथ राजी नहीं होती हैं। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब ये होगा कि वो अपने एग्रीमेंट को ब्रेक करेंगी और जब ब्रेक करेंगी तो जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है उसकी स्टेबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क राइज हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है कंबाइंड होने वाली बिजनेस फर्म्स के बीच में, तो उस डिस्प्यूट की वजह से, यानी कि अगर उस डिस्प्यूट को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया गया तो उस डिस्प्यूट की वजह से जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है उसकी स्टेबिलिटी पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अराइज हो जाता है और वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसके ब्रेक होने के चांसेस बने रहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज द एनकरेज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबरर। सबसे खास बात क्या होती है, क्योंकि सिंगल फर्म ऑपरेट करना स्टार्ट कर देती है एक तरीके से माना जाए तो। अगर सारी फर्म्स, अगर हम सपोज करें कि इंडस्ट्री के अंदर सारी फर्म्स ने कंबाइन होकर एक लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या करेंगे ये लोग है ना, ये लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। यानी कि लेबर को उनके वर्क के एक्सचेंज में जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो उनको पेमेंट या उनके वेजेस प्रोवाइड किए जाने चाहिए, उनको वो इंक्रीज नहीं करेंगे और बल्कि उनको डिक्रीज करने के लिए एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि उनकी मोनोपोली है। तो मोनोपोली के बेसिस पर वही जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर। तो जब जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या करेंगे, वो लेबरर का भी एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं और जो उनके वेजेस बनते हैं उन वेजेस को पे करने की जगह उन्हें कम वेजेस भी पे कर सकते हैं और उनका वर्कलोड भी इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि पेमेंट भी कम देंगे और वर्कलोड भी ज्यादा से ज्यादा फॉलो करेंगे। ये भी इसका एक मेन डिसएडवांटेजेस बन जाता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज द कॉम्बिनेशन में हैव करप्टिंग इन्फ्लुएंस। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब कॉम्बिनेशन को फोकस किया जाता है तो पावर का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है फ्यू हैंड्स में। ये मैंने पहले भी पॉइंट डिस्कस किया था। तो इसके बेसिस पर क्या होता है कि समटाइम्स करप्टिंग इन्फ्लुएंस भी हो जाता है कॉम्बिनेशन का, क्योंकि व्हेन द सब्सटेंशियल रिसोर्सेज आर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पर्संस, तो वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस की डिफरेंट पॉलिसीज को पास कराने के लिए या फिर अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को पास कराने के लिए वो ब्राइब में इंक्लूड हो जाते हैं। जो लेजिस्लेटर बॉडीज होती हैं या जो जजेस होती हैं जो लॉ को पास कर रहे हैं, उनके लिए वो ब्राइब देना शुरू कर देते हैं और उसके बेसिस पर वो अपने वर्क को इजीली कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये करप्टिंग इन्फ्लुएंस को एनकरेज करते हैं। ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन सकता है। क्लियर? सो दीज ऑल आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये तो बात रही बिजनेस कॉम्बिनेशन के इविल्स की। अब इसमें एक पॉइंट अराइज हुआ था कि बिजनेस ऑफ कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मोनोपोली। तो इस मोनोपोली को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर मेजर्स को स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने स्टडी किया था कि कॉम्बिनेशन गिव राइज टू मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक पावर विद विच सेवरल इविल्स आर एसोसिएटेड। तो हाउ द मोनोपोली कैन बी कंट्रोल, इसको कंट्रोल करने की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स या क्या क्या मेजर्स को फॉलो किया जा सकता है, हमें उन पर्टिकुलर मेजर्स को यहां स्टडी करना है। द फर्स्ट मेजर इज एनकरेजमेंट ऑफ फेयर कंपटीशन। एक बार जब मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाती है और जिसकी वजह से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है और कम्युनिटी का भी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है,
तो जरूरी है कि इस तरीके के मेजरमेंट्स को फॉलो किया जाए जिससे कि फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन को एनकरेज किया जा सके। जब मार्केट के अंदर फेयर और हेल्दी कंपटीशन एनकरेज होगा तो उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं जो मोनोपोली कंडीशन है उसको ब्रेक करने में एक सहूलियत होती है, एक इजीनेस क्रिएट हो जाती है। सेकेंड मेजर इज फॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड अदर एसोसिएशन। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि जब आप कंज्यूमर्स एसोसिएशन को फॉर्म करोगे तो ये एसोसिएशन मोनोपोलिस्ट के अगेंस्ट में फाइट करने की कंडीशन में आ जाएगी। ऐसे ही आप सप्लायर्स की एसोसिएशन बना सकते हो, ट्रेड यूनियंस को फॉलो कर सकते हो। तो ये क्या करेंगे, जब इनकी यूनियन डेवलप होगी तो इस यूनिटी के बेसिस पर ये मोनोपोलिस्ट के अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं और मोनोपोली कंडीशन को ब्रेक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द सब्सिडीज एंड द टैक्सेस। ये एक और मेजर है जो मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए फॉलो किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कॉम्पिटिटिव प्राइजेस को फिक्स कर सकती है। ये कि जिस पर्टिकुलर प्राइस पर मोनोपोली सेल करना चाहे उसको फॉलो ना करते हुए गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए प्राइजेस को फिक्स कर सकती है और उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के डिफरेंस के बराबर होगी। इस तरीके से भी गवर्नमेंट सब्सिडीज और टैक्सेस को फॉलो करते हुए मोनोपोली कंडीशन को ब्रेक कर सकती है। नेक्स्ट वन इज द एनेक्टमेंट ऑफ एंटी मोनोपोली लेजिस्लेशन। क्या कर सकती है गवर्नमेंट यहां पर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फॉर कंट्रोलिंग द मोनोपोली कंडीशन। यहां गवर्नमेंट क्या करती है, मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए एंटी मोनोपोली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करती है और उनको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करती है जिससे कि सोसाइटी में सप्लायर्स या फिर लेबर या फिर कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और मोनोपोली कंडीशन को प्रॉपर्ली ब्रेक किया जा सके। एंड द लास्ट वन इज द नेशनलाइजेशन। सबसे बड़ा पॉइंट है इसके अंदर कि जो पर्टिकुलर फर्म्स इस पर्टिकुलर कंट्रोल को फॉलो कर रही हैं यानी कि मोनोपोली को फॉलो कर रही हैं उन्हें नेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से जोड़ा जा सकता है। यानी कि कैसे जोड़ा जाएगा, यानी कि उनको आप पब्लिक फॉर्म में कंप्लीट कर दीजिए। यानी कि उन इंडस्ट्रीज को जहां मोनोपोली के चांसेस बनते हैं गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर के रूप में एस्टेब्लिश कर देती है और केवल कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग उस सेक्टर में अपनी सर्विसेज को फॉलो कर सकती है। किसी भी अदर कंपनी को उस फील्ड में आने की परमिशन नहीं दी जाती है और गवर्नमेंट कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कम रेट पर गुड्स को ऐसी इंडस्ट्रीज में अवेलेबल कराती है और मोनोपोली कंडीशन को ब्रेक करती है। जैसे इंडियन रेलवेज की बात करें तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां गवर्नमेंट क्या करती है, कंज्यूमर्स को प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, वो भी कम से कम रेट में। तो यहां मोनोपोली तो है रेलवे की ना, लेकिन वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो की गई है। किसी भी दूसरी कंपनी को इसमें एंटर करने की परमिशन नहीं दी गई है। तो दीज ऑल आर द मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द मोनोपोली कंडीशन created by the business combination can be broken by the government. Okay, thank you.